मैं नीरज सिंह घर बैठे शिक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मैं कुछ बच्चों के अनुरोध पर मैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लेकर के आपको आया हूं, वो भी संक्षिप्त में, बिल्कुल संक्षिप्त में। अगर आपको पूरा चैप्टर अगर पढ़े होंगे और मेरा ये नोट्स छोटा सा पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि नहीं सर जो है इतनी बेहतरीन नोट्स जो है कहाँ से लाए हैं। आप ढूंढते रह जाइएगा। इस नोट्स को आप ज़रूर से ज़रूर देखना। इस नोट्स में पूरे चैप्टर जो है उसका संक्षिप्त है, कैसे इसका अभ्युदय हुआ यूरोप में, कैसे यहाँ पर क्या हुआ, कौन कौन से बदलाव हुए, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस चैनल पर बने रहोगे। इसलिए इस चैनल पर आप बने रहना और पूरे कंसेप्ट को समझना ये क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब यथाशीघ्र हो, यथोचित हो, आप ज़रूर करना, ठीक है। तब तक मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर। लिखा है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या इससे यूरोप में जो है नेशनलिज्म का राइजन हुआ, अभ्युदय हुआ, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं, इसमें लिखा होगा बेसिक कंसेप्ट, लिखा होगा पर हेडिंग में लिखा हुआ आपको देखिएगा बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई। एक फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें देखिए हेडिंग में सबसे पहले आता है पॉइंट ड्यूरिंग द 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब आते हैं सबसे बड़ी बात, पहला पॉइंट ये हमारे दिमाग में उठता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में 1789 में क्या बदलाव हुआ, उसके दौरान क्या क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में हम अगला पॉइंट में हम पढ़ते हैं। इन बॉक्स में लिखा हुआ है, पहला सबसे साइड से आते हैं हम लोग, लिखा है कि फ्रांस वाज अंडर एब्सोल्यूट मोनार्की। इसका मतलब ये हो गया कि पूरी फ्रांस में मोनार्की जो है लागू हो गया, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या बदलाव हुआ, इसमें लिखा है कि द रिवोल्यूशन ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंटल पावर। पूरा रिवोल्यूशन में इसमें क्या हुआ कि पूरी जो है पावर का जो है ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है, लिखा है कि रूलिंग पावर फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच। मतलब मोनार्की से पूरा जो है क्या हो गया, फ्रेंच में ये लागू हो गया, कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या है थर्ड में कि आइडियाज लाइक ला पैट्री, इसका मतलब होता है कि फादरलैंड, लिखा है ब्रैकेट में द फादरलैंड, मतलब जो पैतृक भूमि है वो सब क्या है एडॉप्ट कर लिया गया, वो ले लिया गया। उसके बाद लिखा है कि द रॉयल फ्लैग वाज रिप्लेस्ड, रॉयल जो वहाँ का झंडा था उसको क्या किया, रिप्लेस कर दिया, किससे, न्यू फ्रेंच फ्लैग से, ठीक। उसके बाद में अब क्या पॉइंट उठता है, उसके बाद क्या बदलाव आया, लिखा है कि फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। वहाँ के क्या हो गया, एक नेशनल लैंग्वेज अपना नियुक्त कर लिया गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। अब वहाँ पर जो है कोडिंग लागू कर दी गई, ड्रेस कोडिंग जो है ना ये लागू कर दिया गया। उसके बाद एब्लाइसमेंट ऑफ इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी एंड ड्यूज। अब क्या हो गया, इस सारे को एब्लाइज कर दिया गया, जितने भी ड्यूटी एंड टैक्सेस थे वहाँ को जो एब्लाइज कर दिया गया, ठीक। उसके बाद यह है कि अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज एस्टेब्लिश। अब क्या होगा कि वहाँ के जो भी सेंटर एक मतलब एक नियम बना दिया गया, ये लिखा कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, वहाँ का नियम कुछ सिस्टम प्रणाली जो है एक स्थापना की गई, ठीक। उसके बाद लिखा कि नेशनल असेंबली वाज रीनेम्ड। अब नेशनल असेंबली का जो है नवीनीकरण कर दिया है, नाम उसका बदल करके क्या कर दिया गया, एज ई स्टेट जनरल। देखिए नेशनल असेंबली वाज रीनेम्ड एज स्टेट जनरल विच वाज इलेक्टेड बाय द सिटीजन। जो नेशनल असेंबली था उसको नाम बदल करके ई स्टेट जनरल कर दिया गया। और ये किसके द्वारा नियुक्त होता था भाई, तो सिटीजन, वहाँ के सिटीजन के द्वारा इलेक्ट होता था। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे कि अब नेपोलियन की बारी आती है कि नेपोलियन 1769 से 1821 तक ये रहा नेपोलियन। अब इसने क्या क्या किया, सबसे पहला काम किया इसने कि बिकेम द फर्स्ट कंसल बाई एज्यूमिंग एब्सोल्यूट पावर। इसका किया कि पूरा पावर को अपना एज्यूम कर लिया, अपने में ले लिया, ठीक। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ देखिए, लिखा है कि रूल ऑफ फ्रांस, क्या क्या इसने क्या है, रूलर पूरा फ्रांस में जो है
इसने रूल किया कब तक, क्या 1799 से लेकर 1815 तक, ठीक है, 1799 टू 1815, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आता है कि कोडिंग लागू किया। नेपोलियन कोड के बारे में सब लोग जानते ही होंगे, जिसको सिविल कोड नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जब आप पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में तो सबसे बड़ी पहली बात बच्चों की ज़बान पर अगर कोई चीज़ आता है वो है नेपोलियन कोड, जिसको हम 1804 के नाम से भी जानते हैं या सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका पॉइंट बनता है फिर कि इसमें क्या क्या और हुए, तो लिखा है सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बना। इसके बाद इसमें क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीज़ें बना इसके तहत, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एक एडमिन डिवीजन बना, अलग भाग डिपार्टमेंट बन गया। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी फॉर फ्रेंच सिटीजन, अब जो है फ्रेंच सिटीजन को ये राइट प्रॉपर्टी के प्रति अपना अधिकार हो गया, राइट हो गया। अब लगा एब्लाइसमेंट ऑफ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ राइट, अब जो भी वहाँ पर बर्थ लेंगे, जन्म लेंगे, उनका ये जो है अपना जो है क्या हुआ कि उनका एक अधिकार हो गया। और अब क्या हुआ कि लिखा है कि एब्लाइसमेंट ऑफ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ राइट, जितने भी एब्लाइसमेंट मतलब हो गया है कि बंद करना, समाप्त करना, जितने भी बर्थ के अधिकार थे, जन्म से जो अधिकार थे पहले से चले आ रहे थे, इनको जो है सबको ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर ला, अब सबकी समानता की बात कर दिया इसने, इक्वालिटी कर दिया सबकी, ला के पहले जो है जितने भी कानून बने थे सबको जो इक्वालिटी कर दिया। उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन गिल्ड ऑन टाउन्स। गिल्ड मीन्स होता है, अब जो है इसमें लिखा है कि रिमूव रिस्ट्रिक्शन इन गिल्ड इन टाउन्स, इसमें जो सहकारी समितियों को जो रिमूव कर दिया गया। अब देखिए इसमें जो भी सहकारी समिति थे पब्लिक के कुछ काम करने के लिए, इनको जो है हटा दिया गया। एब्लाइसमेंट ऑफ फ्यूडुअल सिस्टम, फ्यूडुअल सिस्टम को इसने जो है पूरी तरह से पाबंद कर दिया। देयर वॉज इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसने सबसे बड़ी अगर चेंजिंग क्या किया कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत मतलब इम्प्रूव कर दिया है, बहुत बड़ी मात्रा में। इसमें सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया है तो यही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर, ठीक। उसके बाद आता है कि ग्रीक रेवोल्यूशन, ये तो उसका ख़त्म हो गया। अब आते हैं ग्रीक रेवोल्यूशन के बारे में जो 1830 में हुआ था। अब लिखा है कि ग्रीक, इसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ इसमें हम देखते हैं कि पहला जो आता है ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के लिए इसने युद्ध किया। सिंस 15th सेंचुरी में ग्रीस वाज ए पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ये ग्रीक किसका था भाई, 15वीं शताब्दी में ऑटोमन एम्पायर का एक बड़ा हिस्सा था, ठीक। अब आगे आता है कि स्ट्रगल फॉर ग्रीक इंडिपेंडेंस स्टार्टेड विथ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर 1821, बड़ा स्ट्रगल किया। लिखा है स्ट्रगल फॉर ग्रीक्स इंडिपेंडेंस, भाई ग्रीक जो है इंडिपेंडेंस के लिए बड़ा ही स्ट्रगल किया, किसके साथ, लिखा है स्टार्टेड विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के लिए, ठीक, किसके लिए, यूरोप से, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि इसको किसको सहारा मिला भाई, तो लिखा है कि सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज का, इसको किसका मदद मिला, यूरोपियन, वेस्ट यूरोपियन कंट्रियों का इसको सपोर्ट मिला। उसके बाद लिखा है कि ग्रीक कल्चर, वहाँ की जो सभ्यता थी ग्रीक की, एंड लिटरेचर इंस्पायर्ड किसके प्रति, लिखे आर्टिस्टों के प्रति इंस्पायर था, जो उसको रिवोल्यूशन में सपोर्ट करते थे। अब मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है, कोई देश जो है या कोई और भी तरह के लोग हैं उसको सपोर्ट करें तो उसकी भाई आभार तो व्यक्त करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें और आगे क्या हुआ कि जर्मनी के बारे में, ये ग्रीक के बारे में इतना ही, ग्रीक के बारे में इतना ही है। अब जर्मनी की बात कर लेते हैं हम लोग कि जर्मनी में लिखा है कि जर्मनी रिवोल्यूशन ये लिबरल जो है 1848 में, ठीक है, लिबरल में आज़ाद के मतलब इनका भी जो भी पहले था, देखिए मैं मिला के बता दे रहा हूँ आपको कि जो भी बदलाव किया गया है ना बड़े लोगों ने किया है और ना छोटे लोगों ने किया है, जो भी बदलाव किया है ये सारे मिडिल क्लास के फैमिली ने बदलाव किया है, क्योंकि बड़े वाले के पास तो कोई दिक्कत है नहीं, तो उसको कभी सोचेंगे ही नहीं कि कभी कोई चेंजिंग हो, और छोटे वाला सोचे कि हम अकेले क्या करेंगे भाई, हमारी गरीबी में जन्म हुआ है और गरीबी में हम मर जाएंगे,
हम ज़्यादा नहीं लड़ सकते, हमारे पास औकात नहीं है, हमारा पूरा परिवार चलाना होता है। लेकिन मिडिल वाले जो फैमिली वाले जो होते हैं, ये सोचते हैं कि बड़े वाला कैसे खा रहा है, हम अकेले चुपचाप बैठ नहीं सकते। और ये लोग में यूनिटी होती है। क्यों यूनिटी होती है? क्योंकि ये कार्यरत में होते हैं, कहीं ना कहीं ऑफिस में काम करते हैं, टीचर होते हैं, इसमें कोई बहुत सारा अधिकारी हैं, कलर लेवल के होते हैं, ये सब मतलब जो काम रोज रोटी कमाते खाते हैं, तो ये सब जो है, और थोड़ा सा अपना सेविंग भी रखते हैं। इस तरह के लोग जो हैं ये अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। आप भी कहीं गाँव में जाते होंगे, देखते होंगे छोटे मोटे किसान जो है सोचते हैं छोड़िए जाने दीजिए, हमारा किस्मत है, माड़ भात ही खा कर रह लेंगे। बड़ा वाला तो रसगुल्ला खाइए रहा है। अब मान लीजिए कोई मंत्री संतरी का लड़का है, उसको क्या मतलब है दुनियादारी से, भाड़ में जाए, साले को फौजी मरे मर रहे। लेकिन बीच वाले ऐसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि भैया बीच वाला जो दोनों तरफ से पिसता है, कहीं का नहीं होता है। और यही जो है शुरू से लेकर के आज तक, अभी भी अगर कोई चेंज होता है हमारे सरकार में, हमारे देश में, तो समझिए कि बीच वाले ही ने ऐसा किया है। ठीक है, तो यही कहा है। अब जर्मनी में इनको क्या क्या हुआ, इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिखा कि 831 हैं, 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 831 लोग जो हैं इलेक्टेड करके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आते हैं। कब? कि मार्च टू टेक दियर प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में 831 लोग जो है एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आते हैं यहाँ पर चुन करके। ठीक, उसके बाद देखिए कि एक ड्राफ्ट तैयार होता है। ठीक, खाका तैयार होता है किसका? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो है यहाँ पर एक खाका तैयार होता है। ठीक, लिखे कि पर्शियन किंग फ्रेडरिक विलियम, जिसका नाम है पर्शियन किंग था, ये चौथा नंबर का है। इसने कहा कि रिजेक्टेड देयर डिमांड्स, जितना भी डिमांड था छोटे लोगों का, सारे डिमांडों को क्या किया, इसने खारिज कर दिया। उसके बाद पॉइंट आता है कि द पार्लियामेंट मैनली टूक इंटरेस्ट इन द वर्कर्स एंड आर्टिजन एज इट्स लार्जली डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास मेंबर्स। इसने क्या किया है कि खास तौर पर पार्लियामेंट के जो इंटरेस्ट लेने वाले लोग थे, जो छोटे मोटे जो बेचारे किसान थे, चाहे जो भी छोटे लोग थे, मतलब बात किया गया, लिखा है कि इन द वर्कर्स, ये सारे लोगों की बात, जैसे जिसमें आर्टिजन आते हैं, ठीक है ना, इनके बड़ी मात्रा में थे कि इनका जो है इनको ध्यान दिया गया। और ट्रूप्स फोर्सबली डिसबैंडेड द असेंबली, और ज़बरदस्ती जो है इनको डिसबैंडेड कर दिया गया। मतलब इनको ही, अब जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे बेचारे आए थे, उनको सबको जो है बाहर निकाल दिया, अंदर जाने का अधिकार नहीं है। अरे भैया, हम लोगों ने तुम्हें चुन करके दिया है, तो तू जहाँ जाएगा वहाँ पर और अब जो है इन्हीं को घूस नहीं दे रहा था। आगे और देखिए क्या क्या होता है। लिखा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, अब जर्मनी की बात में कर लेते हैं हम लोग कि क्या लिखा कि 1866 में क्या लिखा है कि efforts were made by the middle class German to write the different regions German Confederation into a national state। इस रूप में जो है इसको परिवर्तित किया गया, बनाया गया। These efforts were suppressed, और क्या किया, एफोर्ट को जो है दबाया गया। सप्रेस मतलब दबा देना, बाय द किसके द्वारा, बाय द लिखा है मोनार्की के द्वारा। एंड और क्या किया गया, मिलिट्री एंड द लैंडलॉर्ड्स इन द पर्सिया, फिर वहाँ पर जो है अपना एक लैंड जमींदार के प्रति जो है इन्होंने कुछ अपना अलग से चीज़ें बनाया। उसके बाद लिखा है कि द नेशनल यूनिफिकेशन वाज टेकन अंडर बाय द लीडरशिप ऑफ पर्सिया के जो है लीडरशिप के द्वारा जो वहाँ का जो यूनिफिकेशन था उसको नेशन का, उसको जो है अपने अधिकार में ले लिया गया। उसके बाद लिखता है कि ओटो वान बिस्मार्क का नाम सुना ही होगा आपने, जो लिखा है कि पर्सिया प्लेड द रोल ऑफ मैन लीडर, वहाँ के पर्सिया का जो मेन लीडर के रूप में जो है, इसका नाम विख्यात था, चर्चित था, वो नेशनल बिल्डिंग के रूप में कार्य कर रहा था। 1871 में लिखा है कैसर विलियम आई वॉज डिक्लेयर्ड एज द न्यू यूरोप न्यू एम्पायर। 1871 में जब आया, कैसर विलियम एक आदमी वहाँ का राजा था, चाहे कुछ भी जो था, उसे डिक्लेयर कर दिया क्या, नया साम्राज्य के रूप में, एम्परर के रूप में, राजा के रूप में। उसके बाद आता है कि द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एस्टेब्लिश। अब क्या हुआ कि जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, और वहाँ पर क्या हुआ कि पर्शियन डोमिनेट इन यूरोप, पर्शियन का स्थापना हुआ। ठीक, उसके बाद करेंसी की बात कर रहा है कि करेंसी और बैंकिंग और लीगल जुडिशियल
सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस बाय द न्यू जर्मन एम्पायर। सबको जो है मतलब क्लास लगा। न्यू जर्मन एम्पायर जो बैठा हुआ, कौन न्यू एम्पायर बैठा, तो लिखा है कि केसर विलियम नया राजा बना वहाँ का। और इस सब का एक क्लास लिया, किसका किसका, करेंसी की क्या स्थिति है, बैंकिंग की क्या स्थिति है, लीगल की क्या स्थिति है, जुडिशियल सिस्टम की क्या स्थिति है, मतलब सब चीज़ डिपार्टमेंट को इन्होंने जांच पड़ताल किया। उसके बाद लिखा है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या लिखा है कि देखिए इतने सारे बदलाव हुए हैं। क्या क्या बदलाव हैं, पहला है मिड 19वीं सेंचुरी में क्या क्या हुआ, वाज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट में डिवाइड हो गए। उसके बाद ओनली सार्डिनिया पिडमोंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन पिनालिटी हाउस पर। ये सार्डिनिया जो है इटालियन पर जो है हुकूमत करने लगा। उसके बाद नॉर्थ वाज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग हैं, वहाँ के शासित हो गया, ठीक है। उसके बाद यह है कि वेयर एज द सेंटर वाज अंडर पोप, जो वहाँ का जो सेंटर था वो पोप के अधीन में था, ठीक। एंड द साउथ वाज अंडर द बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, और उस एरिया का साउथ बर्ग जो था बॉर्बन किंग के तहत में था। उसके बाद सेकेंड में लिखिए अराउंड 1830 के तहत बात कर रहा है। फोर अनटाइडिंग इटालियन रिपब्लिक जुस्पी मैजनी प्रोग्राम वाज फॉर, ये दोनों जो बने यहाँ पर। फिर यंग इटली की स्थापना हुई, सेक्रेट जिसका नाम है सेक्रेट सोसाइटी वाज आल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम। उसके बाद यह है कि फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अनस्प्रिंजिंग फ्रॉम 1831 से 1848 तक वहाँ पर कौन सा शासन किया, विक्टर एमेनुअल द्वितीय, ठीक। अब लिखा है काउंट कैबोर चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया, सार्डिनिया का मिनिस्टर था कौन, चीफ मिनिस्टर कौन था वहाँ का, काउंट काबोर, ठीक। पिडमेंट लेड द मूवमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जिन्होंने यूनिफिकेशन किया, इटली का यूनिफिकेशन किया। उसके बाद सार्डिनिया पिडमेंट फोर्स मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड ड्रोव आउट द स्पेनिश रूलर्स, वहाँ का जो है स्पेनिश रूलर को ये ड्रोव आउट किए। उसके बाद 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेज वर डिफीटेड। अब देखिए वहाँ के ऑस्ट्रियन फोर्स को जो इन्होंने हरा दिया, कौन कौन लोग, फ्रांस और सार्डिनिया और पिडमोंट के 3 लोगों ने मिल करके वहाँ के फोर्स को हराया ऑस्ट्रिया के। उसके बाद 1861 में 61 में विक्टर एमेनुअल बिकेम द, फिर से 1861 में जो है विक्टर एमेनुअल जो है वहाँ का राजा बना। यूनाइटेड इटली एंड रोम वाज डिक्लेयर, और अंत में जो क्या हो गया, रोम को जो है इटली की राजधानी को बना दिया गया, ठीक। अब क्या हुआ, अब अगला में है कि लिखा है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब ये क्या हुआ, विजुअलाइजिंग द नेशन। चलिए अब यहाँ के नेशन के बारे में थोड़ा सा विजुअल इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं, लिखा कि आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी में पर्सोनिफाइड नेशन का स्थापना किया इन्होंने। उसके बाद रिप्रेजेंटेड कंट्री एज ए पर्सन कॉल्ड, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेड पर्सन थे उनको एलिगोरी के नाम से जानते थे। इसके बाद फीमेल फिगर जो थे बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन, फीमेल फिगर भी यहाँ के एलिगोरी में शामिल थे। उसके बाद देखा कि ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज्ड फीमेल एलिगोरी टू प्रॉपर्टी आइडियाज द लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक। अब क्या है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के तहत लिखा है कि आर्टिजनों का जो फीमेल थी, औरतें थी, इनको भी नाम एलिगोरी के नाम से जानते थे, और ये भी जो है पार्टी में शामिल थी आज़ादी के। भाई उनको भी आज़ादी चाहिए, वहाँ के औरतों की भी आज़ादी चाहिए हैं, इसलिए लिखा कि लिबर्टी जस्ट, उनको भी न्याय चाहिए, उनको भी रिपब्लिक चाहिए, उनको स्वतंत्रता चाहिए। तो वो भी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी अहम हिस्सा के रूप में रोल में खड़ी थी। उसके बाद इन फ्रेंच सी वाज क्रिश्चियन मैरिनी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये क्रिश्चियन जो है वहाँ की जो है मैरिनी भी वहाँ की खड़ी थी। उसके बाद जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन, अंत में जर्मेनिया जो है क्राउन को धारण किया, कौन सा, ओक लिविस द जर्मन ओक स्टैंड ऑफ हीरोइज्म। लिखा कि वहाँ के जो है क्राउन ऑफ द ओक लिविस जो है लिप्स जो है वहाँ का जो है जर्मनिया का धारण किया। अब आगे जर्मनिया भी क्या बन गया, आगे लिखा कि जर्मनिया बिकेम द एलिगोरी ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एलिगोरी जो है जर्मनिया बन गया।
इन द रेड कैप द ट्री कलर द चौकैड रिप्रेजेंटेड लिबर्टी द रिपब्लिक। ये स्थापना यहाँ पर हुआ, ट्री कलर के झंडे बने। उसके बाद आते हैं ब्रिटेन की बात। ब्रिटेन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बिफोर 18वीं सेंचुरी के पहले जो है इट वाज नॉट ए नेशन स्टेट। जर्मनी क्या था, 18वीं सदी के पहले जो ये नेशन नहीं था। कॉन्स्टेंट ग्रोथ इन पावर हेल्प्ड इंग्लिश नेशन टू एक्सटेंड दियर कंट्रोल ओवर अदर नेशन एंड आइलैंड। पूरा ओवर नेशनल आइलैंड पर जो है इनका कंट्रोल था, आधिपत्य था। उसके बाद देखिए कि इंग्लैंड इंट्रेंस्ड एज अ नेशन द पावर ऑफ द मोनार्ची वाज टेकन ओवर द बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि एन एक्ट ऑफ द यूनियन वाज फॉर्म्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड बाय द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक। उसके बाद लिखा है कि स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वाज डोमिनेटेड बाय द इंग्लैंड एंड ऑल सब एस्पेक्ट। जो स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड और आयरलैंड को डोमिनेट किया गया, ठीक है, इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है। उसके बाद लिखा है कि ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्म। फिर ब्रिटिश नेशन का स्थापना हुआ, विच इंक्लूड्स वेरियस सिंबल्स, जिसके तहत बहुत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया, जिसमें फ्लैग है, नेशन एंथम है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सबको उसमें ऐड किया गया। उसके बाद यह है कि आफ्टर द फेल्ड रिवोल्यूशन लीड बाय द होल एंड इज यूनाइटेड इरिसमैन ब्रिटिश लुक ओवर आयरलैंड फोर्सिबाई। ज़बरदस्ती जो है वहाँ पर जो है ये चीज़ को लागू किया गया। ठीक है, चलिए।